हेलो हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। रजत राय जी, सरदार सर की तरह से प्रणाम आपको भी। कमलेश जी, सरदार सर से प्रणाम आपको भी सर। राम स्वरूप जी, प्रणाम सर। पूजा मेहरा जी, हेलो। एस चौधरी, भावी अध्यापिका जी, नमस्कार, प्रणाम। चेची राजा जी, प्रणाम सर। राम स्वरूप जी, हनुमानगढ़ से, आपको भी प्रणाम। महेंद्र रोहिल जी सर, कैसे हैं आप? तो बताइए मुझे एक बार कि आवाज़ वगैरह सही आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, स्लाइड शो हो रही है आप सभी को? ओके। तो ये 8 बजे का टाइम है और इस समय रोज़ाना किसी एक टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान की पॉलिटी का सेशन हमारा भी चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की न्यायपालिका, यानी राजस्थान की उच्च न्यायालय और राजस्थान की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय जो हैं, फौजदारी न्यायालय जो हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में जो अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को एक ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली बनते नहीं है न्यायपालिका से। 70-80 क्वेश्चन मुश्किल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तोड़ मरोड़ के तो कितने ही बना दो, कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन मेन 70-80 क्वेश्चन बनते हैं। सारा टॉपिक एक ही क्लास में कवर हो जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिए और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने पर्सन आप सही कर सकते हैं आपकी तरफ से, लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, है ना। इतनी मेहनत का काम कौन करे कि पहले पूरा टेस्ट दो फिर उनका बताओ कि कितने सही हुए, है ना। तो हमेशा बताया करें ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन किसी को बताने में डर ना लगे, है ना। चलिए, तो पीडीएफ अगर आप लेना चाहें क्लास के बाद में रिवीजन करने के लिए, तो आपको प्रहलाद सारण सर के नाम से आपका चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जाम नगरी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। अभी एक ऑफर चल रहा है, किसी भी ऑफर पर 20% की छूट है अगर आप कोड यूज़ करते हैं FREE20 के नाम से, ठीक है। नवरात्रा के टाइम पर है, जहाँ पर आपको राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 1 साल की वैलिडिटी है। साथ में हर संडे को हमारी प्रतियोगिता परीक्षा होती है और अब की बार मैंने डिसाइड किया है कि आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें टॉप 5 जो बच्चे होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। हालांकि अभी हम इतना ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे कि आप कहें सर वाह वाह बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इनाम यही है पहला तो सबसे बड़ा कि आप टॉप करते हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम तो यही है। 100-200 रुपये की तो बस खुशी होती है कि चलिए आपको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी जो बच्चा टॉप रहेगा उसको हम 300 रुपये का, जो सेकंड रहेगा उसे 200 रुपये का, और जो 3, 4 या 5 रैंक पर रहेंगे उन्हें 100 रुपये का, ठीक है। हालांकि हमने शुरुआत जो है, ये पहला पेपर हमने 500 से किया था और अभी जो है ये 800 का हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है ये, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि 800 की जगह ये 8000 भी चला जाएगा और ये हम कर देंगे, हम साथ मिलके कर देंगे सब कुछ। तो तनाव मत लीजिएगा। टॉप 5 बच्चे जो रहेंगे अगले टेस्ट में, संडे को 5 बजे रेडी रहना। तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से, अगर आप लोग तैयार हैं तो। राजगोपाल जी कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोगों की दुआ है, आशीर्वाद, दुआ कह दीजिए आप लोगों की, है ना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नई राज्य बना, यानी राजस्थान बना था एकीकरण के बाद में।
नवनिर्मित राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है? सिंपल भाषा में कहें, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब हमारा राजस्थान बना था, उसमें अलग अलग राज्यों में यानी अलग अलग रियासतें थी जहां पर उच्च न्यायालय कार्यरत था। ऐसी कितनी रियासतें थी? तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 रियासतें थी जिनमें ये कार्यरत था। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये कार्यरत नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप समझेंगे इस चीज को तो शुरुआती टाइम पर 5 आते हैं। ठीक है, ये मेन मुद्दा अगर डेट लेके चलें तो आप ये मान के चलिए 30 मार्च 1949 जो बना था, 30 मार्च 1949 की अगर हम बात करें, ये वो चरण है जब हम चौथे चरण की बात करते हैं, जब हम संयुक्त वृत्त राजस्थान का जिस टाइम गठन होता है। तो एक तो जयपुर था, एक था जोधपुर, तीसरा था बीकानेर। ठीक है, 3 ये हो गए। चौथा अगर आप काउंट करना चाहें तो उदयपुर था। ठीक है, और 5वां अगर आप याद रखना चाहें तो अलवर था। तो इनमें कौन सा नहीं था? इनमें कोटा नहीं था। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखेंगे कि 5 कौन कौन से थे। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा एक नया अपडेट अगर आप याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि उच्च न्यायालय का जो अध्यादेश आया था 1949 में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन सब जगहों पर समाप्त कर दिया गया था। अगर आपको याद है तो एक समिति बनी थी राजधानी के विवाद को लेकर। कौन सी समिति बनी थी? BR पटेल समिति। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगी, BR पटेल समिति, जो कि राजधानी के मुद्दे के विवाद को लेकर बनी थी कि जयपुर को राजधानी बनाने वाली बात को लेकर। उसी समय जो है उच्च न्यायालय जो कहां पर चला गया? जोधपुर चला गया, और एक इसकी खंडपीठ रखी थी जयपुर। यानी बाद में कहीं 1949 के दिन में आने के बाद में सब जगह इसको समाप्त कर दिया गया था। मेन जो जगह गई वो थी जोधपुर, और खंडपीठ इसी पीठ जो है वो कहां पर? जयपुर में थी। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखेंगे, प्रारंभ में ये 4 जगह पर सुनवाई की जाती थी। कितनी जगह पर? 4 जगह पर। मेन कहें तो 4 जगह जहां पर सुनवाई होती थी, याद रखना है, वो एक है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, और चौथा है कोटा। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुनवाई वाली बात जब हम बोलते हैं कि कौन से 4 क्षेत्रों से सुनवाई होती थी, तब इसमें कोटा शामिल होता है। ठीक है, क्लियर बात? तब याद रखना जब बात करते हैं कि प्रारंभ में उच्च न्यायालय जो है वो जयपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से और कोटा से, इन 4 जगहों से क्या करते थे? सुनवाई करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। शुरुआती टाइम पर जब उच्च न्यायालय का गठन किया गया था तब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तब 11 न्यायाधीश हुआ करते थे। उद्घाटन जो किया था ये 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1949 को। उस समय राजस्थान के राज प्रमुख हुआ करते थे। कौन थे? मान सिंह सेकंड थे जयपुर के, अगर आपको याद है, उन्होंने उद्घाटन किया था और 11 न्यायाधीश थे। बाद में 26 जनवरी 1950 को, सिंपल भाषा में अगर है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसमें न्यायाधीशों की संख्या को घटा दिया गया। 11 से कितनी कर दी गई? 11 से न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 6 कर दी गई थी। ठीक है, और इसी के साथ में क्या हुआ? इसी के साथ में आगे चलते करते 4 महीने के बाद अगर आप कहें, यानी सिंपल भाषा में याद रखें तो 22 मई 1950 को जो 3 अलग जगह थी, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। कौन कौन सी? एक तो उदयपुर, एक बीकानेर, कोटा, इन तीनों को कब कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 25 मई 1950 को। 2 जगह बची फिर, एक तो जोधपुर और फिर बची जयपुर। अब जयपुर वाली खंडपीठ जो थी इसको भी आगे चलकर क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी 1958 के टाइम पर कहें तो इसे समाप्त कर दिया गया था 1958 में। लेकिन अभी तो आपको याद है कि खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। तो 1900 इसको खत्म करने के बाद में दोबारा जब इसकी स्थापना हुई थी, उसकी डेट याद रखना, बहुत बार पूछते हैं, 30 जनवरी 1977 को, 30 जनवरी 1977 को दोबारा जयपुर की खंडपीठ की स्थापना की गई थी। इतनी चीजें साथ में आप याद रखेंगे। उम्मीद है राबड़ी खिचड़ी ना होगी, वो सारा है ना, याद रह जाएगी ना। लेकिन चलिए कोई ना, दोबारा क्वेश्चन आएगा तो चीजें मैं रिपीट कर दूंगा। ये अगला है कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है वो कहां पर बनी हुई है? तो जानते हैं राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, कहां पर है? जोधपुर में है। और आप जानते हैं जहां पर हाई कोर्ट की उद्घाटन कब किया गया था, उसकी डेट बहुत बार पूछते हैं। चलिए आप में से कौन है जो बताएगा कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। और पहले मुख्य न्यायाधीश बने तो उनका नाम क्या था? कमलकांत शर्मा जी।
कौन बने थे? कमलकांत शर्मा जी। और शुरुआती टाइम पर कितने थे? 11 अन्य। देखो टोटल 11 नहीं है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा 11 अन्य थे। अगर कुल कहें तो 12 हो गए हैं, याद रखना ये। और उद्घाटन किया था मान सिंह जी ने। शपथ किसने दिलवाई थी? अगर कहें कि कमलकांत जी को शपथ किसने दिलवाई थी तो क्या आंसर करोगे? अभी तो आपको पता है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि उस समय राज्यपाल तो थे नहीं, राज प्रमुख थे। राज प्रमुख मान सिंह जी थे, तो शपथ कौन दिलाएगा? सबसे पहले न्यायाधीश थे, उनको शपथ कौन दिलाएगा? मान सिंह सेकंड। याद रखेंगे ये बात, कंफ्यूज मत हो जाने इस चीज को लेकर। हाँ जी। अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1949 को। इनमें से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ शपथ ग्रहण किसने की थी? क्योंकि जो पहले न्यायाधीश होंगे वही तो शपथ ग्रहण करेंगे। और पहले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी थे, राइट। और शपथ दिलाई किसने थी? ये शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी मान सिंह सेकंड, जो राजस्थान के पहले और अंतिम राज प्रमुख रहे हैं। पहले राज्यपाल की जगह राज प्रमुख का पद हुआ करता था, है ना भूचाल बाबा जी? बढ़िया है गुरु। चलिए, जयपुर में राज्य की उच्च न्यायालय की अधीनस्थम स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से किस वर्ष स्थापित की गई थी? देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दो चीजें मैंने आपको ये बताई है कि शुरुआती टाइम पर तो यहां पर थे, ठीक है, लेकिन 1958 में समाप्त कर दिया गया था, जब सत्यनारायण राव समिति बनी थी एक, अगर आपको याद है, ठीक है। एक समिति थी, सभी को याद ही होगा, सत्यनारायण देव समिति, सॉरी राव है, देव नहीं है, सत्यनारायण राव समिति बनी थी। इसी के आधार पर आपको पता है कि जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था कि 1958 में क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था, ये जगह जो थी। लेकिन फिर 1977 में 30 जनवरी 1977 को इसे पुनः स्थापित किया गया था, जयपुर की बेंच को। तो पहले समाप्त कब हुई थी बेंच, वो भी याद रखना है, 1958 में। और फिर दोबारा इसको जो पुनः स्थापित किया गया था जनवरी 1977 में किया गया था। ये भी याद रखेंगे कि किस समिति की सिफारिश पर समाप्त हुई थी पहले ये, तो सत्यनारायण राव समिति। और एक और क्वेश्चन आता है कि एक बार क्वेश्चन आया था आपका, किन में से सत्यनारायण राव समिति में कौन शामिल नहीं था? तो 3 सदस्य हम नाम याद रखेंगे। सत्यनारायण जी तो मेन थे ही थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहें तो BK गुप्ता जी थे, एक थे BK गुप्ता जी, और इसके अलावा एक हैं तो विश्वनाथ जी, ठीक है, विश्वनाथ जी। तो 3 नाम आप मुख्य रूप से याद रखिए जो थे उस समय। हाँ जी सर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनकी राज्य में कौन सा विकल्प आपको सही सुमिलित लग रहा है? इनमें जो आपको सही लग रहा है उसकी पहचान करनी है, और काफी आसान है ये पहचान करना, ठीक है, काफी आसान है। तो बता देंगे आप, क्या बताएंगे, कौन सा सही लग रहा है? 1949 की बात करते हैं, आपके माइंड में के शर्मा जी आने चाहिए। तो ऑप्शन 2 है नहीं, आपके पास एक ही है के शर्मा जी का, ना कि भरतपुर। अगर 2 जगह होता तो आपका गड़बड़ हो सकता था। तो के शर्मा जी और भरतपुर राज्य से याद रखेंगे, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बिल्कुल आसान सा आपका, ठीक है। अमित पूनिया जी जल्दी स्टार्ट करेंगे सर, प्लानिंग उसी की भी चल रही है। तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 से आता है। क्या बात है? 2012 से। तो राइट आंसर आप करेंगे तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? ठीक है, इनमें कौन है जो दूसरे न्यायालयों के नहीं रहे हैं? ठीक है, नियुक्ति आप जानते हैं, अनुच्छेद आपको याद होगा, संविधान का भाग जो 6 है, हमारे संविधान का भाग जो 6 है उसका अध्याय 5वां आता है। और 5वें अध्याय में अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक जो है उच्च न्यायालय के गठन के प्रावधान किए गए। अच्छा, 332 कर दिया गया, 232 जो है उसमें गठन किया गया है। 214 है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये आप जानते हैं। और गठन की बात है वो 216 में होती है, कि गठन है वो 216 में जी। और नियुक्ति की जब बात करते हैं कि न्यायाधीश को 217 आता है। इनमें माथुर जी को छोड़ दें तो बाकी तो सारे रहे हैं।
माथुर जी एक नहीं रहे। आया हुआ क्वेश्चन आपका, तो बी आपका सही है। चलिए, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या रहे थे? तो ये तो आपको पता है, मुख्य न्यायाधीश रहे थे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां पर है? तो ये तो हो गया आपका पूरा डिटेल के साथ में, ठीक है। कहां पर है उच्च न्यायालय की पीठ या बेंच जो है वो कहां पर है? जयपुर में है। और स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, डेट आपकी आती है। और जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वीडियो वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से, और भी बहुत परीक्षाओं में आया है, लेकिन वीडियो वाले में आया था शायद, मुझे अगर गलत हो तो करेक्ट करना, ठीक है जी। चलिए, और अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां पर है? प्रमुख पीठ कहां पर है? तो प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर में। और जोधपुर में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का गठन आपको पता है कब हुआ था? डेट तो आपको याद रखनी है, 29 अगस्त 1949 को। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। उद्घाटन किसने किया था? मान सिंह जी ने किया था। पहले न्यायाधीश कौन बने थे? कमलकांत वर्मा जी बने थे। टोटल कितने न्यायाधीश थे? 12 थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश। शपथ किसने दिलवाई थी? मान सिंह जी ने ही दिलवाई थी। ओके, विशाखा एवं अन्य बनाम राज्य, राजस्थान राज्य और अन्य मुकदमा किससे संबंधित रहा है? विशाखा बनाम जो मुकदमा रहा था वो किससे संबंधित था? ठीक है, तो किससे रिलेटेड था? अगर आपने राजस्थान पुलिस की तैयारी की तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत रटा होगा ना, क्योंकि कामकाजी जो महिलाएं हैं, कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं, उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित था। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामला था विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान। तो राइट आंसर आपका सी सही है। ओके, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? यानी मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। कौन है बता सकते हैं आप? हाँ जी सर, क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, जी फारूक हसन जी रहे हैं, जस्टिस फारूक हसन जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। सर ये सारे याद रखने जरूरी, यही क्वेश्चन होते हैं जो नंबर बढ़ाते हैं बेटा जी। बाकी तो आपको याद ही रहता है कि कौन शपथ दिलाता है, कौन पहले थे, वर्तमान में कौन है, अनुच्छेद आर्टिकल ही आप याद रख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पॉलिटी में अगर क्वेश्चन गलत होता है ना, आपका हमेशा से याद रखा, वही क्वेश्चन गलत होता है। या तो कभी पूछ लेते कि उनके इस्तीफा देने के बाद में कौन आए थे, या उनसे पहले कौन थे, या कोई जो फेमस अगर कोई डिसीजन रहा है या कोई विवाद रहा है उस समय कौन थे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, बाकी तो आपके रटे हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं लग रहा आपको? ठीक है, आसानी से बता देंगे ये तो। ठीक है, पहला है कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1939 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। ठीक है, क्या ये सही है क्या? दूसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट है वो जयपुर में है। ठीक है, और फिर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 है। कौन सा सही लग रहा है आपको? बताओ मुझे जी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दूसरा तीसरा दोनों ही गलत नहीं लग रहे क्या? क्योंकि प्रमुख पीठ या सीट कहें तो कहां पर है? प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर है? जोधपुर में है, तो ये तो गलत है आपका। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 50 नहीं है क्या बेटा जी? बताओ मुझे,
राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 50 है कि कम है कि ज्यादा है? तो गलत कौन सा सही नहीं लग रहा आपको इनमें से? तो दूसरा तीसरा सही नहीं लग रहा होगा। हाँ जी राजी, हमेशा होती है। तो राइट आंसर आपका सी जो है इसका सही कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ये है प्यारा सा क्वेश्चन और फेवरेट सा क्वेश्चन। चलिए बता दीजिए, कौन बताएगा? झुंझुनू जिला। चलिए एक आपका सही है। अगला है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? ठीक है, देखो सिंपल सी दो चीजें तो आपको याद रखनी पड़ी है। पहला कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। तो अनुच्छेद तो आप कहेंगे तो वो है 217 है, जिसमें न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। दूसरा कि 217 के अकॉर्डिंग नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जिस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के राज्यपाल से, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश से, दो चीजें आप रखेंगे। एक तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उनसे परामर्श करेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। तो नियुक्ति 217 के अकॉर्डिंग है। हाँ जी सर, ठीक है। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन और चारों में से बताना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। कौन कौन से जो हैं वो आपको सही लग रहे हैं। बिल्कुल आसान सा है। तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 213 ना होकर अनुच्छेद 214 में नहीं लिखा हुआ है क्या ये बात? ये तो अनुच्छेद 214 ये कहता है ना कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और अगर आपसे कहें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात करें तब आपके अनुच्छेद 231 आ जाता है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये भी सही है। अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, तो सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। 226 के अकॉर्डिंग लेख जारी करने का अधिकार का मतलब क्या है? रिट का अधिकार जो है 226 के अकॉर्डिंग, यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, जो रिट जारी करने के अधिकार है वो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग है। ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं। और ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 231 में आती है। यानी पहला छोड़ देंगे तो बाकी सारे आपके सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या है? 3 नंबर इसका सही आंसर है। करेक्ट है। अगले कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र किसे देंगे भी? अगर न्यायाधीश जी अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे कि राज्यपाल जी को देंगे? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी, बहुत ही प्यारा है। चलिए, राष्ट्रपति को देंगे कि राज्यपाल जी को देंगे? तो राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को। सी आपका सही है। चलिए, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहां पर की गई? तो पहली लोक अदालत की स्थापना कहां पर हुई थी? पहली लोक अदालत क्या राजस्थान में कोटा में? पहली लोक अदालत क्या राजस्थान के कोटा में हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? कोई अपना सा, चेतन वर्मा जी, महेंद्र जी, राजपाल जी। बी आपका सही है। 1-2 बेटा जी थे, राजस्थान को राजनीतिक संकट सुलझाओ,
थे अगर अशोक जी ने सचिन जी ने कि एक ने अगर मुख्यमंत्री बना दियो है थे दोना तो सेठ वाला पेपर आने लाग रहे बेटा पढ़ लियो हैं। अगर ते बना दियो है थारा हाथ में है मुख्यमंत्री बनानो तो पढ़ लियो अब हैं। और सीईटी को जो पेपर आवे है ना और थारा मुख्यमंत्री के पद नो मोटो है थारो हैं। मुख्यमंत्री के पद नो मोटो है हैं? अगर थाने छोटी बहुत अब तक अगर सोची न हाँ बात तो सोच लियो। दो चीज़ा थारे माइंड में रख लियो। पहली कि जो 3000 पोस्ट आई है बंगा 15 गुना ही लेंगा ये बात हुई है। और दूसरी बात पेपर एक साल में एक बार ही वेगो इन मतलब ओ हो गयो कि अगर इन 15 गुणांग महीने अगर ते फैल हो गया तो अगले एक साल है ना मुँह राबड़ी खींचड़ी करो फिरोला एक साल ताई समझो ये बात ना कि दोबारा जब तक सीईटी को पेपर नहीं हुएगो जब तक कि काम का कौन ही हो। और पढ़ाई के बीच में अगर एक साल को जब गैप लगे ना तो बेटा जी प्रधानमंत्री बना जो गई बैठा रोला फिर जो कमेंट में बनाने लग रहे हो ना एक दूसरे को भाई बिन प्रधानमंत्री बना दो बिन मुख्यमंत्री बना दो हैं। तू पढ़ेंगे बाउली तू खटगो है रे तेरो गाँव किसो है रे हैं। एक साल तक को पूछा लगो नहीं बेटा जी और घर वाला पढ़ना और कौन भेजला एक साल तक। अब बात समझ में नहीं आई है तो समझ लियो ही बात ने। सीटी वो पेपर को नहीं हो कबाड़ो आयो है वो मजाक को नहीं है थारे बहम हो लो कि चलो कर लियांगा ठीक है। क्योंकि आप बताइए को नहीं कि 40 पास करनी है 50 पास करनी है 15 गुना को है सीटा तो 3000 है 15 गुना में कितना ले लेगा 45,000 ले लेगा हो तो 16-17 लाख ना 17 लाख है बच्चा सारा का सारा तो 45,000 हुए कितना के हैं। और वो था नहीं पता है कि एक साल हुआ वो पेपर तो एक साल बाद में क्या करोगा एक साल ताई बनावेगा सीएम है। खुद की हालत खराब हो रही है मुख्यमंत्री बनाने लग रहे हैं यहाँ पर नहीं पढ़ लिया। राज प्रमुख के द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था 29 अगस्त को हुआ था है ना 29 अगस्त 1949 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक आपका सही है। ओके राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी अगर आपको डेट बतानी हो खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी। जी बिल्कुल ठीक है 31 जनवरी 1977 को भी बताया था आपको 31 जनवरी 1977 को ठीक है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। जिला उपभोक्ता न्यायालय में कितने रुपए तक की धनराशि के मामले सुन सकते हैं। जिला उपभोक्ता न्यायालय की जब आप बात करते हैं उस समय की बात हो रही है तो बताइए जरा जी क्या होगा। अच्छा जिला एक क्वेश्चन बताओ अगर जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है भी और किस अनुच्छेद में होता है। ठीक है 20 लाख तक चलिए डी आपका सही है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग 6 में है। अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश है नगर सिविल न्यायालय जो है या महानगर मजिस्ट्रेट जो होते हैं या राज्य की जो न्यायिक सेवा जो होती है ठीक है ये अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है ठीक है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। हाँ जी 233 जो है ये जिला न्यायालयों की नियुक्ति की बात करता है और 234 जो है जो बाकी जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 235 जो आता है ये आपका अन्य न्यायालयों की जो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उन पर कंट्रोल नियंत्रण की बात का उल्लेख करता है ठीक है। तो याद रखिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है काम आएगी आगे चलकर। अच्छा अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक ओके ठीक है तो ये तो बात 214 के अंतर्गत है। हाँ अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है भी। एक न्यायाधीश की अगर आपको योग्यता
अच्छा, योग्यता तो आपको याद होगी, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भी न्यायाधीश बनने के लिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बताओ कौन बताएगा। जी, योग्यता अनुच्छेद 217 के भाग 2 में है। ठीक है, देखो 217 के भाग 2 में योग्यताएं दी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो है 10 साल तक जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर कोई भी जो उच्च न्यायालय है उसमें कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। ठीक है, और राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए। ठीक है, आयु निश्चित नहीं है इसमें, ये नहीं कि आयु कितनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 62 वर्ष पूरी ना की हो। ठीक है, 62 वर्ष पूरी ना की हो, ये याद रखेंगे। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कहें तो अन्ना चंडी जी। अन्ना चंडी जी पहली महिला रही हैं जो हाई कोर्ट के जज बने हैं। अगला है कि राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है। चलिए, कौन बताएगा जरा इस प्यारे से आसान से मासूम से क्वेश्चन को। ठीक, उच्च न्यायालय ही है, हाई कोर्ट तो है बेटा जी, राज्य का तो हाई कोर्ट ही होता है, देश का सुप्रीम कोर्ट हो गया, यानी देश का कहें तो उच्चतम न्यायालय कह दीजिए। ओके, अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में कौन नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख तो अभी पढ़ के आए, आप जरा रिपीट कर दीजिए कमेंट में कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक जो है अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दीजिए कितना है, 233 से लेकर 237 तक है क्या। इसमें सत्र न्यायालय भी आता है, मुंसिफ न्यायालय भी आता है, अतिरिक्त जिला न्यायालय अदालतें भी आती है, लेकिन राष्ट्रमंडल इसमें नहीं है, राष्ट्रमंडल इसमें नहीं आता है। अगला है कि राज्य के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी। लोक अदालत हमने पढ़ी थी कोटा में। ठीक है, और प्रथम ग्राम न्यायालय जो है कहां पर है, बस्सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही है। चलिए, जिला न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है। अभी मैं आपको बता के आया था अनुच्छेद, बताएंगे आप मुझे, अनुच्छेद याद दिलाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक अनुच्छेद बताया मैंने जिला न्यायालयों को लेकर। ठीक है, कि जिला न्यायालयों की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग होती है। अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग होती है। तो जिला न्यायालयों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि राज्यपाल जी किसकी परामर्श से करते हैं, अगर ये बात आ जाए कि किसके परामर्श से जो है की जाती है, तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जाए। ठीक है, उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट लिख देता हूं मैं, इसकी परामर्श से राज्यपाल जी जो है वो जिला न्यायालयों की नियुक्ति करते हैं और अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग की जाती है। चलिए, इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य यानी गलत कथन का चयन कर लीजिए कि कौन सा आपको इनमें से गलत लग रहा है। काफी आसान है पहचान करना, मुश्किल नहीं है। पहला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो है वो जयपुर और जोधपुर हैं, और उच्च न्यायालय की पीठ है वो जोधपुर में है, और उच्च न्यायालय का नया न्यासन यानी जो खंडपीठ है, बेंच जो है वो जयपुर में है। तो कौन सा इसमें से गलत कौन सा लग रहा है आपको। ठीक, गलत कौन सा लग रहा है, पहला गलत लग रहा है आपको, क्योंकि स्थापना 1950 में ना होकर कब हुई थी, 1949 में हुई थी। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। तो पहला गलत हो गया, बाकी सही है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, तो 233 से 237 आप पढ़ चुके हो, सी आपका सही है। अच्छा, संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बता दीजिए। 226 में है क्या, पहली बात तो ये कि 226 में है क्या। जी, 226 जो क्षेत्राधिकार में जो 7 क्षेत्राधिकार आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीन, उन्हीं में से एक अधिकार क्षेत्र आता है न्यायाधीश या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कह सकते हो। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों का जब प्रवर्तन होता है या उल्लंघन होता है उसमें रिट जारी की जाती है। ठीक है जी,
तो इसमें किसी के द्वारा भी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी रिट अगर आपको याद है क्या? 5, जैसे एक हो गई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आपकी होगी परमादेश, तीसरी होगी प्रतिषेध, ठीक है, ओके, और चौथी आपकी उत्प्रेषण, और 5वीं अधिकार परीक्षा, रख लेंगे याद जी। हाई कोर्ट का कहें तो, ठीक है, हाई कोर्ट का कहें तो अनुच्छेद 32 आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा होगा बहुत बार ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। हाँ जी। अगला कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए ये तो हम पढ़ चुके हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श पे कह दीजिए, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन से राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे हैं? ठीक है, इनमें से सबसे लंबी अवधि तक कौन रहे हैं? क्या होगा राइट आंसर आपका? बता सकते हो आप। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो भी आप आंसर दे सकते हैं ना आप, क्या कि संविधान लागू होने के बाद में पहले न्यायाधीश कौन रहे थे? इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा मैं कहूं कि संविधान लागू होने के बाद में पहले न्यायाधीश कौन बने थे, तो आप कहेंगे कैलाशनाथ वाचू जी बने थे। ये 1951 से लेकर 1958 तक रहे थे, ठीक है। और इसी नाम को दोबारा दूसरे क्वेश्चन से भी याद रखेंगे आप, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या नाम क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान लागू होने के बाद में या बाद में जो है तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो कैलाशनाथ वाचू जी, और यही सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहे थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है भी? ठीक है, ये आपको योग्यता में ही देखने को मिल जाता है क्या जी। जो योग्यताएं दे रखी है कि न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और योग्यता पढ़ के आए हो। योग्यता क्या पढ़ा थे आपने? योग्यताएं संविधान का अनुच्छेद 217 का भाग 2 है, उसी में लिखा हुआ है कि 62 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आयु। कम से कम कितनी हो सकती है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, अब कम से कम का मतलब नहीं 20 साल का बन सकता है, क्योंकि बाकी जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम जो है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत कर चुका हो, तो वो सब करने में बहुत लंबा टाइम जाता है, मजाक नहीं है कोई वो, ठीक है। तो सी आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 का भाग A1 ख में क्या प्रावधान किया गया है? चलिए 217 पढ़ चुके हो, 217 का भाग 2 पढ़ चुके हो, तो 217 का भाग 1 बताओ, उसमें क्या प्रावधान है? काफी प्यारा क्वेश्चन है भी जी, बताइए जरा, कौन बताएगा? हाँ जी, ठीक है। जब जो कार्यकाल होता है न्यायाधीश का, उसे अगर कार्यकाल से पहले अगर हटाना हो, ठीक है, जो न्यायाधीश का कार्यकाल है उसकी समाप्ति से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है उसका अनुच्छेद है 217 के भाग 1 है में, ठीक है। नियुक्ति 217 में है, नियुक्ति है वो 217 में है, ठीक है। और 217 का भाग 2 जो है, जो भी हम पढ़ के आए हैं, योग्यता का दे रखा है आपको, नहीं शपथ 219 में बेटा जी, कंफ्यूज मत हो, शपथ जो है वो 219 में दी हुई है। हाँ जी, इतना क्यों तनाव लेते हो, टेंशन मत करो, सारे करवा देंगे आपको। हाँ जी ठीक है। अगला है कि किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका आता है? ट्रांसफर करने की बात सिंपल भाषा में, ठीक है जी। पहला तो ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर स्थानांतरित किया जा रहा हो तो कौन कर सकता है? ये करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है।
क्या राष्ट्रपति जी ये ट्रांसफर करने से पहले किसी की परमिशन लेते हैं? ठीक है जी, क्या परमिशन लेते हैं? जी, किससे लेते हैं? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। बी आपका सही है। अगला है कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालयों का टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं, सॉरी आर्टिकल हम पढ़े हैं 233 से लेकर 237 तक है, और उनकी नियुक्ति जो की जाती है, अधीनस्थ न्यायालयों की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। और ये चीज थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? राज्यपाल जी करते हैं। अनुच्छेद 1 तो हमने अनुच्छेद पढ़ा था 233 में तो है जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 234 में। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। राज्यपाल जी करते हैं अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? जी ये बताइए, जिला न्यायालय जो हैं उनके विरुद्ध अपील कहां पर की जा सकती है? यानी अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, जी सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार आता है, सिंपल भाषा में कहें तो, जिसे हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है मोटे तौर पर अगर आप समझें तो, एक तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर अधीनस्थ न्यायालयों के डिसीजन से अगर कोई खुश नहीं है तो कहां पर उच्च न्यायालय में जो है, उच्च न्यायालय में जो है अपील की जा सकती है। हाँ जी सर, बहुत सारे मामले आते हैं, सिविल मामले भी आते हैं, इसी में आपराधिक मामले भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो बहुत सारे मामले आते हैं। हाँ जी सर। और अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? भी वेतन भत्ते, अच्छा वेतन भत्तों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में आता है? वेतन भत्तों, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 221 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 221 में है। हाँ जी सर। ठीक है, तो राज्य की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। और आर्टिकल कौन सा याद रखना है? आर्टिकल आप याद रखेंगे 221 के अकॉर्डिंग। और अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए? अगर आप किसी भी हाई कोर्ट के अगर आप जज बनना चाहते हैं, जो कि अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 217 के भाग 2 के अकॉर्डिंग, पहला तो ये होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। दूसरा कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता यानी वकालत की हो, या भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें 10 वर्षों तक जो है जज के रूप में कार्य किया हो, तो सारी है। और एक और इसमें ऐड कर दें तो 62 वर्ष से ज्यादा ना हो, एज जो है 62 वर्ष से ज्यादा नहीं हो, ये भी एक साथ में ऐड कर दीजिए। तो राइट आंसर आपका डी सही आंसर है। अगले कि उच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, सत्य कथन की पहचान करनी है, तो आराम से पढ़ेंगे। पहले कि उच्च न्यायालय का मूल अधिकारों के मामले में आरंभिक क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकारों के मामले में तो आरंभिक या प्रारंभिक दोनों कह दीजिए। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार जो आता है मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी मामलों से संबंधित आता है। दूसरे, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण और निर्देशन की शक्ति प्राप्त है, और अवमानना करने पर दंड की शक्ति का प्रावधान भी है, तो ये भी सही है। तीसरा कि उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के अलावा भी किसी भी मामले की सूचना मिलने पर अथवा सप्रेषण से संज्ञान ले सकता है और निर्देश दिया जा सकता है, ये भी सही है। तो सारे ही सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राजपाल जी कह रहे हैं डी चेप दो सर, चेपा हुआ तो पहले ये बेटा। चलिए, इनमें से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? कौन से मामले में?
यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। बहुत आसान सा है। अगर आप उच्चतम न्यायालय कहें तो आर्टिकल 32 और अगर आप हाई कोर्ट का कहें तो आर्टिकल 226। कौन से मामले में आते हैं? तो मूल अधिकारों के संरक्षण संबंधी मामलों में, मूल अधिकारों के संरक्षण संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता है। थोड़ा बहुत कहें तो इसमें हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल रहता है। ओके, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। ठीक है, किसके अधीन होता है? अगर मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तब वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के हिस्से से काम करता है। तो राइट आंसर आपका डी सही है। ओके, राजस्थान में जिला स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है? तो फौजदारी मामले हैं उनके लिए सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, फौजदारी जो मामले होते हैं उनके लिए कौन सा कोर्ट? सेशन कोर्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पूर्व हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन हमने किया है, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 217 का कौन सा भाग है? अभी 217 का भाग 1 आता है। 217 का भाग 1 आता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? 1 नंबर आपका सही है। ओके, और राजस्थान रासो मंडल है। राजस्थान रासो मंडल है, किस प्रकार का निकाय है? किस प्रकार की संस्था है? न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, या प्रशासनिक निकाय, या सभी कुछ है? ठीक है, तो अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। ओके, राजस्थान सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने या फिर न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? यानी सरकारी जो मामले हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसकी नियुक्ति होती है? कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करते हैं, या सॉलिसिटर जनरल की करते हैं, महाधिवक्ता की जाती है, महान्यायवादी की जाती है। मुझे पता है कि 2 ऑप्शन तो कट कर दोगे, मुझे बस सी और डी में से कोई आंसर दे दो आप। ठीक है, कि जो विधिक मामले हैं उन पर सलाह देने के लिए या फिर न्यायालयों में अगर कोई मामला चल रहा है तो सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति कीजिए। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। अगला कि 2 या अधिक राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? सबसे पहले तो आर्टिकल, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का है, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये अनुच्छेद 231 के अकॉर्डिंग है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा कानून बनाकर इसकी स्थापना की जा सकती है। संसद के द्वारा कानून बनाकर स्थापना की जा सकती है किसकी? 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक हाई कोर्ट बना दिया जाए। अगले, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसका होता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो ये प्रावधान कौन राष्ट्रपति जी करते हैं, संसद करते हैं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, या राज्य विधानमंडल के द्वारा? मुकेश जी चांस तो है तो, क्योंकि अब तो एज वाला फैक्टर आ गया है, तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि रीओपन होने चाहिए सारे। फिर देखो क्या मामला आता है। तो ये संसद के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 सही है। चलिए, एक और क्वेश्चन कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना का दिन बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए। और याद रखिए, ठीक है, कि रात को डेली 8 बजे रोजाना हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं, डेली किसी ना किसी टॉपिक पर। अभी हमारा पॉलिटी वाला सेशन चल रहा है, तो सबसे पहले सारे के सारे लाइक करो। और कल हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पढ़ के आना भी, पंचायती राज थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि पंचायती राज वाले सेशन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, नगर पालिका वाला भी करेंगे लेकिन उसको अलग से भी पढ़ेंगे, अलग से जो भी बदलाव वाली चीज़ें हैं। तो 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपने दिया ही नहीं है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं कौन?
कमेंट करके बताओ फटाफट जरा कौन आंसर देगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है और कौन से नंबर के हैं, दोनों चीजें आंसर दो मुझे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के हैं भी, कौन देगा आंसर। और फिर लाइक शेयर करने के बाद पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा जी। वर्तमान में कौन है जी, बताओ। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएंगे। आप कोड यूज कर लेना फ्री 20 के नाम से, 20% ऑफ मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। और कल पंचायती राज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आना है और डिटेल के साथ में पढ़ के आना है। शिवाजी शिंदे जी हैं 37 में, क्या बात है, टावर सारा ही गणा ज्ञानी हो लिया है भी। 37 में कि 39 में है, सोच लो बेटा जी, या 49 में है, अभी तो टाइम है। 39 में है कि 49 में है कि 37 के हैं। हाँ जी, शिवाजी शिंदे 39 के। चलिए, तो लाइक शेयर कर देना और कल पंचायती राज थोड़ा सा पढ़ के आना। और संडे को रेडी रहना है अगर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं, खास तौर से जो इनाम वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा वाला जो हमारा टेस्ट है। अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा बेटा जी, पढ़ के और कौन करेगा आपको, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है फिर। हाँ जी, दोबारा शुरू करेंगे सारी चीज़ें, टेंशन ना करो। अभी ये पॉलिटी वाला सेशन पूरा हो जाए, फिर थोड़ा सा इको के कुछ टॉपिक है वो करवाने हैं और 1-2 क्लास करंट अफेयर की करवाएंगे और फिर हम दोबारा चलेंगे पूरा डिटेल के साथ में हिस्ट्री वाले सेशन में। हाँ जी सर, चले।